जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द प्री सिक्योर ऑफ स्मार्ट आईज फाउंडेशन। आज के प्री सिक्योर जुलाई 30 के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन सेशन में हम लोग इन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, कीपिंग बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस इन आवर माइंड, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पर्सपेक्टिव ना साथ में फुलफिल होता रहे। पहला टॉपिक जो आज के लिए होगा वो होगा सीओपी 15 रमसार कन्वेंशन। सीओपी जो कि हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बुलाया जाता है। किस चीज का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? रमसार कन्वेंशन का। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया व्हाट इज दिस रमसार कन्वेंशन। हम एनवायरमेंट के क्लासेस में इसको पढ़ते भी हैं, आज भी देखेंगे रमसार कन्वेंशन क्या है। तो हमें मालूम पड़ेगा कि रमसार कन्वेंशन इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, है ना, वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए। वेटलैंड्स जिसको बील के नाम से भी बुलाया जाता है, राइट। सो वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए रमसार, ईरान में रमसार, ये प्लेस कहां पर है? ये आप ना अपने लिए जरा सा ईरान का मैप खोल के इसको भी चेक करना कि वेयर इज रमसार। ईरान अभी न्यूज में भी था ना। सो रमसार में एक कन्वेंशन साइन हुआ था, इंडिया इज ए पार्टी ऑफ इट। तो इंडिया भी इसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का पार्ट है, जिसकी 15th मीटिंग अभी हुई। सो रमसार कन्वेंशन विच इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड्स, उसके 15th मीटिंग कहां पर हो रही है, क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये हमारे आज के सेशन का पर्पस होगा। देन यूएवी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएवी? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। मतलब एक ऐसा एरियल व्हीकल जो कि अनमैन्ड हो, जिसमें यूजुअली मैन का यूज नहीं किया जा रहा हो। सिंपल शब्दों में जिसको हम लोग ड्रोन्स बुला लेते हैं ना कई बार, राइट, लार्ज स्केल ड्रोन्स। लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइड मिसाइल। अब मिसाइल के फील्ड में डीआरडीओ, हमारी जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, और बाकी भी ऑर्गेनाइजेशन जो डिफेंस के फील्ड में, चाहे वो मिसाइल से रिलेटेड हो या सॉरी बाकी डिफेंस से रिलेटेड चीजें हो, उनमें काफी अच्छा काम कर रही है। डीआरडीओ ने अभी यूएवी से प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने की कैपेबिलिटी को सक्सेसफुली टेस्ट किया है कि हम अनमैन्ड एरियल व्हीकल से मिसाइल लॉन्च करेंगे, और वो भी प्रिसीजन के साथ, ताकि दुश्मन को नुकसान हो और हमें जरा भी नुकसान नहीं। क्योंकि कई बार दुश्मन क्या करता है, जब मिसाइल लॉन्च किया जाता है तो दुश्मन के भी जो इंटरसेप्टर रडार्स होते हैं या जो भी मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी होती है, वो टारगेट करने की कोशिश करती है फाइटर जेट्स को। दैट्स व्हाई यूएवी से लॉन्च किया जाएगा। देन नेक्स्ट है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, इसको पहले भी हमने प्री सिक्योर में डिस्कस किया है। आज हम फिर से पीएम विकसित रोजगार योजना को ईपीएफओ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि रिसेंटली फिर से डेवलपमेंट हुआ है। ये बार बार कई करंट अफेयर्स के टॉपिक ना रिपीट होते हैं, करंट में रिपीट होते हैं, इससे इसको हमें ये समझना है कि अच्छा रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इंपॉर्टेंस ज्यादा है मतलब ये हमें अपकमिंग एग्जामिनेशंस में, प्रीलिम्स मेंस में सीखने को मिल सकता है। देन सोहराई पेंटिंग। ये सोहराई पेंटिंग ऑब्वियसली इंडिया के आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो जाएगा। तो आर्ट एंड कल्चर में क्या, एक टाइप का फोक पेंटिंग होगा। देखेंगे हम ये किस रीजन में प्रैक्टिस किया जा रहा है। झारखंड रीजन के जो ट्राइब्स हैं, साथ ही साथ बिहार के भी, ये ट्राइब्स इसको मेनली प्रैक्टिस करते हैं। कैसी पेंटिंग है, क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या कोई इस पेंटिंग का प्री हिस्टोरिक नेचर है, मतलब जब ह्यूमन केव डिवेलर था, क्या उस टाइप की कुछ पेंटिंग्स का पार्ट है। देन वीर परिवार सहायता योजना। अब यहाँ पे सहायता योजना तो है, मतलब किस टाइप की सहायता की जा रही है, क्या लीगल सर्विस दिया जा रहा है, क्या फाइनेंशियल एड दिया जा रहा है, कैसी सहायता की जा रही है। वीर परिवार से हम ये तो समझ रहे हैं कि वीर परिवार मतलब हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के परिवार होते हैं, आर्म्ड फोर्सेस के परिवार, उनके फैमिली को ले, बट किस टाइप की सहायता है। तो ये सारे टॉपिक्स हम आज करेंगे और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। पहला टॉपिक हो गया 15th मीटिंग ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ रमसार कन्वेंशन, जो कि न्यूज़पेपर में इस तरह मेंशन था दैट इंडिया शोकेस ग्लोबल लीडरशिप इन वेटलैंड्स कंजर्वेशन एट सीओपी 15 इन जिम्बाब्वे। तो प्रीलिम्स के लिए एक पॉइंट तो हमें क्या मिल गया कि भैया सीओपी 15 कहां पर हुआ है, भैया ये जिम्बाब्वे में हुआ है सीओपी 15। अब क्या हुआ है सीओपी 15 में? इंडिया ने अगेन ग्लोबल लीडरशिप दिखाई है। प्रेसिडेंटशिप इंडिया के पास नहीं थी, क्योंकि प्रेसिडेंटशिप तो जिम्बाब्वे के पास ना, जहां मीटिंग चल रही है। इंडिया में अभी तक रमसार को लेकर, ये चीज याद रखिएगा, आगे भी मैंने नोट्स में मेंशन कर दिया है, रमसार कन्वेंशन को लेकर इंडिया ने अभी तक प्रिसाइड नहीं किया है, आगे प्रिसाइड करेगा, बट लीडरशिप दिखा रहा है इंडिया ऐसे वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए। क्योंकि वेटलैंड्स जो हमारे होते हैं ना, जो ये बील वाला रीजन होता है, जो वेटलैंड्स हो गए, वेटलैंड्स जिनको हम आर्टिफिशियल, पहले तो नेचुरल वेटलैंड्स, मतलब नेचुरली कोई ऐसा प्लेस जहां पर वाटर इकट्ठा हो रहा है, जहां पे वाटर फिल्ट्रेशन का काम होगा, वाटर बॉडी रिचार्ज होगी, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा। साथ ही साथ आर्टिफिशियल या मैनमेड वेटलैंड्स भी, जैसे पैडी फील्ड्स,
पैडी फील्ड भी हम इसको वेटलैंड्स में काउंट कर सकते हैं ना, क्योंकि पैडी फील्ड्स में भी तो पानी जमा हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा पैडी फील्ड में भी। या कोई पॉन्ड बना देना जहां पे मछली पालन हो रहा है। तो इन वेटलैंड्स के कंजर्वेशन के लिए इंडिया ने अच्छा काम किया है, दैट्स वाई ग्लोबल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब स्टेटमेंट इससे रिलेटेड क्या बन सकते हैं, फिल्म्स में क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला स्टेटमेंट क्या है, थीम, क्योंकि एक पर्टिकुलर थीम डिसाइड किया जाता है कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 15th मीटिंग चल रही है, कहां चल रही है, जिम्बाब्वे में। थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, एंड दिस इज करेक्ट कि इस बार का थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना किस चीज के लिए भैया, अपने कॉमन फ्यूचर के लिए। ठीक है, अपने कॉमन फ्यूचर के लिए। कॉमन फ्यूचर मतलब शेयर्ड फ्यूचर हो गया, पूरे ग्लोबल का फ्यूचर, पूरे ग्लोब का फ्यूचर। मतलब वेटलैंड्स के कंजर्वेशन से सिर्फ इंडिया को नहीं, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को, चाइना को, यूएसए को, जितने भी लोग पार्ट हैं इसके, ईरान को, इजराइल को, सबको फायदा होना है। दैट्स वाई ऐसा थीम डिसाइड किया गया। करेक्ट है स्टेटमेंट, याद रखेंगे इसको। दूसरा क्या, द एक्सपेक्टेड आउटकम वाज द एडॉप्शन ऑफ द विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन। विक्टोरिया फॉल्स जो है ये कहां पर है, विक्टोरिया फॉल्स, मुझे जरा कमेंट करके बताना, वेयर इज विक्टोरिया फॉल्स, कहां है विक्टोरिया फॉल। तो जो आउटकम निकला है इसका, एक्सपेक्टेड आउटकम, अभी वैसे और काफी डेवलपमेंट होना है, विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन है जो कि वेटलैंड्स प्रोटेक्शन के लिए नए गाइडलाइंस, नए फ्रेमवर्क सेटअप करेगा। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द रमसार कन्वेंशन वॉज एडॉप्टेड ऑन February 2nd, 1971 इन रमसार, ईरान। कि रमसार कन्वेंशन को February 2nd, 1971 में अडॉप्ट किया गया था। रमसार ईरान में ये प्लेस है, दैट्स वाई कन्वेंशन का नाम क्या पड़ गया, रमसार कन्वेंशन नाम पड़ गया, ये रमसार कन्वेंशन नाम पड़ गया। एंड February 2nd इज सेलिब्रेटेड एज ए स्पेसिफिक डे। February 2nd को एक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। किस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं बताना मुझे। February 2nd को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है ना, वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन डे से ज्यादा इंपॉर्टेंट डे है सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए, बताइएगा आप मुझे। सो थीम हमें मालूम पड़ गया, होस्ट नेशन जिम्बाब्वे है, राइट। एक्सपेक्टेड आउटकम विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन, कहां पर ये विक्टोरिया फॉल्स है ये तुम मुझे बताओगे, हालांकि हिंट तुम्हारे सामने है बट तुम मुझे ढूंढ के बताओगे। की फंक्शंस की हम बात करें रमसार कन्वेंशन की, जो कि 2 फरवरी 1971 को साइन हुआ था। 1971 16 दिसंबर जब बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ है ना, हमारे पड़ोसी का, ग्रेटिट्यूड लेस पड़ोसी है जो हमारी वजह से क्रिएट हुआ, आज हमें आंखें दिखा रहा है। खैर, रमसार कन्वेंशन का की फंक्शन क्या है, टू आइडेंटिफाई वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब वैसे वेटलैंड्स को आइडेंटिफाई करना जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जो पर्टिकुलर सिर्फ एक नेशन के लिए नहीं बल्कि उनके इंपॉर्टेंस एक नेशन से ज्यादा बाकी रीजन्स में भी पड़ती है। उस नेशन में तो है ही, बाकी रीजन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस प्रमोट करना, अब जैसे यहाँ पे जो दीपोर बिल है, दीपोर बिल है, दीपोर बिल वन ऑफ द रमसार साइट इन असम, असम का एक रमसार साइट है। तो दीपोर बिल के कंजर्वेशन, दीपोर बिल के प्रोटेक्शन से ना सिर्फ असम को बल्कि असम के साथ साथ बाकी एडजॉइनिंग टेरिटोरी में भी फायदा होगा। फॉस्टर इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन वेटलैंड कंजर्वेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करना, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हो रही है जिसमें सारे नेशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो ये रमसार कन्वेंशन के ना की फंक्शंस हो जाएंगे। रमसार कन्वेंशन को लेकर आप स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे जाओगे, यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट आईएएस, तो आपने यूट्यूब चैनल ऑफ स्मार्ट आईएएस पे जाकर रमसार टाइप करना, रमसार कन्वेंशन, रमसार कन्वेंशन, वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, आप ये टाइप करोगे ना, आपको एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा, जिस डिटेल्ड वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया है, क्या होता है रमसार कन्वेंशन, किस तरह से प्रोटेक्शन किया जाता है, वगैरह वगैरह। डिटेल्ड वीडियो वहां पे अवेलेबल है। और आज देखिएगा ये प्री सिक्योर का सेशन कंप्लीट करने के बाद। बाकी हम थोड़ा और देखें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के बारे में, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मेन गवर्निंग बॉडी होती है जो हर 3 साल पे मिलती है। मतलब आज जो अभी COP 15 हो रहा है, तो COP 15 कब हो रहा है भैया, तो 2025 में। तो COP 14 कब हुआ होगा, बात कर लो, मतलब देखो कब COP 14 हुआ होगा, काफी पहले, जब तुम में से कईयों ने तैयारियां भी नहीं शुरू की होंगी। इसमें गवर्नमेंट नेशंस के साथ साथ बाकी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ वगैरह को भी वेलकम किया जाता है, बुलाया जाता है। इंडिया की जहां तक हम बात करें कि इंडिया रमसार का पार्ट कब से है, तो इंडिया ने रमसार को साइन कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, कब से, 1982 से। इंडिया 1982 से रमसार का साइट, 1971 में रमसार कन्वेंशन, और इंडिया रमसार कन्वेंशन का पार्ट कब से, 1982 से। फर्स्ट रमसार साइट जो इंडिया में डिक्लेयर हुआ वो 1981 में चिल्का लेक, ओडिशा। टोटल साइट्स की बात करें तो 91 साइट्स हैं। रिसेंट कौन सा डिक्लेरेशन हुआ था, रिसेंट एडिशन कौन सा है, अभी नंबर भी आप फिर से एक बार चेक करना और वो डिटेल वीडियो देखना रमसार को लेकर।
ठीक है, कि इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में कितने रामसार साइट्स हैं, ये सारी चीजें तुम्हें देखनी है। ओके, चलिए यहां तो कुछ मैंने डिटेल्स रखे हैं, बट आपके लिए उस डिटेल वीडियो में जाकर वो देखना है पूरा रामसार का डिटेल। बाकी रामसार एरिया के डिक्लेरेशन के लिए भी ये कुछ क्राइटेरिया हैं कि वो जो एरिया होना चाहिए वो एक रेयर वेटलैंड वैरायटी शोकेस करना चाहिए, एज वेल एज द रीजन शुड आल्सो फेस इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेमिक स्पीसीज। उस रीजन में ऐसे स्पीसीज होने चाहिए जो थ्रेटन्ड है, जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, वल्नरेबल कैटेगरीज में, इंडेमिक हो उस रीजन को लेकर। द रीजन शुड आल्सो फेस थ्रेट, रीजन थ्रेट फेस कर रहा हूं, राइट, ये लिखा है ना। लास्ट क्राइटेरिया देखो, रिक्वायर्स ग्लोबल कोऑपरेशन ड्यू टू थ्रेट्स। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजंस हम किसी पर्टिकुलर वेटलैंड्स को रामसार साइट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड डिटेल वीडियो में जाके उसको देखना, प्री सिक्योर में मैंने तुम्हें ब्रीफ में इसके बारे में बताया, बट ऑलरेडी डिटेल्ड प्रेजेंट है। और देख के मुझे बताइएगा, कोई डाउट होगा इस वीडियो में कमेंट करके या उस वीडियो में कमेंट करके बताना। जो स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट है मुझसे डायरेक्ट पूछना, बाकी भी जो स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट्स जो हमें यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी अवेलेबल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है यूएवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। आप यहां देख सकते हो द डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर ड्रोन लॉन्च। ड्रोन अभी मैंने बताया ना, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम सिंपली ड्रोन बुला सकते हैं। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इसका सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। ठीक है जी, इससे रिलेटेड क्या हमें चीजें याद रखनी है। पहला स्टेटमेंट दैट यूएलपीजीएम V3, ये वर्जन है, ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम भी दिया जाएगा बाद में, इज ए फायर एंड फॉरगेट एयर टू सरफेस। मतलब इसको लॉन्च कहां से किया जाएगा, एयर से किया जाएगा। तो एयर से क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ये जो यूएवीज हैं या फिर ड्रोन है, ये तो एयरबॉर्न ही रहेंगे ना, ये तो एयर में ही रहेंगे ना गाइस। तो एयर से कहां लॉन्च किया जा रहा है, सरफेस पे लॉन्च किया जा रहा है। मिसाइल डिजाइन टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मतलब यूएवी। करेक्ट है जी, पहला स्टेटमेंट। इट्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व कोलैबोरेशन विद अडानी डिफेंस, भारत डायनामिक्स, न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड ओवर 30 इंडियन एमएसएमई एंड स्टार्टअप्स। मतलब डीआरडीओ के साथ साथ मिलकर ये सारे अडानी डिफेंस, भारत डायनामिक्स, ये सारे जो ग्रुप्स हैं इन सब ने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यहाँ पे। चलिए, डीआरडीओ के भी बेसिक्स हम देखेंगे। ये ओवरव्यू मिसाइल के बारे में तो हमने देख लिया। अच्छा, फायर एंड फॉरगेट का मतलब क्या है कि एक बार ड्रोन से, ये पिक्चर देखो, ये पिक्चर पे आओ, ये ड्रोन है, इस ड्रोन से मिसाइल को लॉन्च किया गया। अब ड्रोन को ऊपर वहां खड़े रहने की जरूरत नहीं है कि देख रहे हैं मिसाइल गिरा कि नहीं गिरा। ड्रोन ने मिसाइल लॉन्च किया, ड्रोन वहां से हवा गायब। और उसके बाद ना इसको लॉन्च करने के बाद भी वी कैन चेंज द टारगेट। हम लॉन्च करने के बाद भी टारगेट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, मैन्यूवरिंग करवा सकते हैं। ये सब खासियत है और डेवलपमेंट हो ही रहा है धीरे धीरे। डीआरडीओ की जहां तक बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये इसका हिंदी वर्जन है। इसका ये प्रेजेंट लोगो है, आप लोगों देख सकते हो, जिसका एस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है, डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हो रहा है, 1958 में। ठीक है, हेड ऑफिस की बात करें तो न्यू दिल्ली इसका हेड ऑफिस है। मोटो की बात करें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, की जो स्ट्रेंथ है, अब डिफेंस के फील्ड में हमें स्ट्रेंथ हमारी कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है। तो डीआरडीओ बोल रहा है कि भैया इसका ओरिजिन साइंस में ही है। संस्कृत में बड़ा अच्छा मोटो है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, की बल का मूल, स्ट्रेंथ का ओरिजिन कहां पर है, विज्ञान में। ठीक है, ऑब्वियसली हम विज्ञान को यूज करके, साइंस को यूज करके अपने स्ट्रेंथ को डेवलप कर ही रहे हैं। बाकी इस मिसाइल की बात करें, यूएलपीजीएम की बात करें, तो इसका वेट अराउंड 12.5 केजी होगा। ये डिटेल्स बस आपको एक हिंट देने के लिए है, रटने की जरूरत नहीं है। रेंज की बात करें तो 10 किलोमीटर रेंज है, ये ना थोड़ा याद रखिएगा। रेंज कभी कभी प्रीलिम्स वाले एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको रिवाइज कर लीजिएगा रेगुलर इंटरवल। 2.5 किलोमीटर नाइट में रेंज है, डे में ज्यादा रेंज है। मतलब ये वेरिएशन है, वेरिएशन इन रेंज इन डे एंड नाइट, ये चीज समझने की बात है ना। डे में ज्यादा रेंज है और नाइट में थोड़ा कम रेंज, ये चीज याद रखिएगा। यहां से प्रीलिम्स का स्टेटमेंट बन सकता है। गाइडेंस की बात करें तो फुल्ली ऑटोनॉमस है, विथ 2 वे डाटा लिंक है, मतलब मिड कोर्स अपडेट्स हो सकता है किसी भी रीजन में, प्लेन्स में हो, हाई एल्टीट्यूड रीजन में हो, डे और नाइट दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। सो डिफेंस के फील्ड में हमारी कैपेबिलिटी को और आगे बढ़ाएगा, है ना। हम लड़ाई नहीं पसंद करते हैं गाइस, बट अगर जैसे हमारे पड़ोसी है ना, अब आप अपने पड़ोसी चूज नहीं कर सकते, जो पड़ोसी हैं वो एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं। हमने हमेशा उनके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पर वो दोस्ती के लायक नहीं है, तो फिर तो भगवान कृष्ण ने भी समझाया था दुर्योधन को कि दुर्योधन, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य ना पहचाना, तो ले अब मैं संदेश सुनाता हूं। उसके बाद फिर होता है कुरुक्षेत्र की लड़ाई, महाभारत।
तो इसलिए अपने आप को रेडी करना जरूरी है। डीआरडीओ, इसरो इन सब चीज के लिए काम कर रहे हैं, इसरो भी साथ में मिलकर करता है। दूसरा क्वेश्चन है इंडियन एक्सप्रेस का, आप आर्टिकल देख सकते हो यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस क्या कवर कर रहा है, दैट ईपीएफओ, ईपीएफओ मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। तो आज हम पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में फिर से देखेंगे। पहले भी मैंने कवर किया है, पहले भी आपको प्री सिक्योर के सेशन में ये मिलेगा, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। आज हम ईपीएफओ की बात करते हैं। तुम्हारे लिए होमवर्क क्या हो गया, तो मुझे ईपीएफओ के बारे में बताओगे, दैट व्हाट इज दिस एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, इज दिस ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इज दिस अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसका वर्क क्या है, ये चीज तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में करके अभी ईपीएफओ के बारे में। ठीक है, चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में, दैट दिस स्कीम हैज एन आउटले ऑफ अराउंड 99,446 करोड़ फॉर द पीरियड अगस्त 2025 टू जुलाई 2027। मतलब लगभग 2 साल के लिए 99,000 करोड़ का आउटले है, और ये स्टेटमेंट करेक्ट है। काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, 99,000 करोड़, लगभग 446 जो करोड़ है, इतना अगर इन्वेस्टमेंट 2 साल के लिए किया जा रहा है, अगस्त 2025 से लेकर जुलाई 2027 के लिए, मतलब सरकार काफी फंड इसमें इन्वेस्ट करने वाली है। It aims to generate 3.5 crore new jobs, of which 1.92 crore are targeted as first-time entrants into the workforce. मतलब सरकार इसके थ्रू 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करने का टारगेट रख रही है। ऑब्वियसली ये हर गवर्नमेंट का टारगेट होना चाहिए ताकि नए रोजगार मिले यूथ को, जिसमें 1.92 करोड़ ना न्यू इंट्रेंट्स होंगे वर्कफोर्स में। मतलब जो जॉब की हम बात कर रहे हैं, जॉब एट वर्कफोर्स, जॉब एट वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं, तो अराउंड 3.5 करोड़ क्रिएट करने का टारगेट है। इस 3.5 करोड़ में होगा कि कुछ एग्जिस्टिंग भी होंगे जिनको इस पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंडर कवर किया जाएगा, और 1.92 जो होगा वो एकदम फ्रेशली न्यू होंगे, 1.92 फ्रेशली न्यू होंगे, फर्स्ट टाइम, एकदम पहली बार वो वर्कफोर्स में आ रहे हैं, पहले उन्होंने कभी काम नहीं किया है। करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड क्या है, इट इज ओपन ओनली टू द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टू इंश्योर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एक्चुअली नॉट ओनली लिमिटेड टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये स्टेटमेंट गलत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल है, स्पेशल टारगेट है हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ज्यादा ध्यान लगाएंगे, बट सिर्फ उन तक लिमिटेड नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलावा बाकी सेक्टर्स को भी, बाकी सेक्टर्स में भी इंप्लॉयमेंट जनरेशन का काम किया जाएगा। ठीक है, स्पेशल टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट नॉट ओनली लिमिटेड टू इट, याद रखिएगा ये चीज। राइट, ये डिटेल्स आपके लिए यहां पर प्रेजेंट रहे हैं जो हमने स्टेटमेंट में डिस्कस करा। ये अभी कंपाइलेशन भी मैं तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। कंपाइलेशन भी, अब जुलाई का मंथ कंप्लीट हो रहा है ना, आज 30 जुलाई है, कल जुलाई कंप्लीट हो जाएगा 31 को। सारे कंपाइलेशन, आसाम प्रहरी का कंपाइलेशन, डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस का कंपाइलेशन, आपके प्री सिक्योर का कंपाइलेशन, ये सब आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप इसको टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, स्मार्ट आईएएस के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट्स के साथ उनके व्हाट्सएप ग्रुप और ऐप में भी अपलोड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पीएम विकसित भारत रोजगार योजना हो गया। थोड़ा हम और डिटेल में देखते हैं, ये डिटेल पहले भी मैंने डिस्कस किया था, इसके 2 कंपोनेंट। तो इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक होगा फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए ऑब्वियसली, और एक होगा इंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयर्स टू जनरेट जॉब के लिए, कि जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको इंसेंटिव दिया जाए कि भैया तुम जॉब जनरेट करो। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय के लिए जो प्रोग्राम है, जो फर्स्ट पार्ट है, वहां पे मंथली सैलरी अप टू 1 लाख जिन एम्प्लॉय को मिलने वाली है ना, उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा। वो जो 93,446 करोड़ का जो बजट है, उसमें फर्स्ट टाइम एम्प्लॉय को 15,000 स्टाइपेंड दिया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट में। पहला जब आपने 6 मंथ का काम किया, दूसरा जब आपने 12 मंथ का काम किया कंटिन्यूअसली, तो आपको 15,000 रुपया का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ये हो गया फर्स्ट टाइम वर्कर्स के लिए। और दूसरा हो गया एम्प्लॉयर्स के लिए, जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, कि भैया आपको भी फाइनेंशियली सरकार सपोर्ट करेगी जिससे वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। तो इस तरह से 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है ना। और ये एक चीज याद रखो, ये स्कीम ना अगेन फिर से रिपीट होने वाली है। ये स्कीम मैंने जून में कवर करवाया था, जून का ये है, जून में मैंने अराउंड कवर करवाया है, फिर देखो जुलाई में आ रहा है, ये फिर से आएगा। तो बार बार पढ़ते जाओगे, अगले एग्जाम तक पूरी तरह से क्लियर हो जाना है ये वाला स्कीम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराई पेंटिंग से रिलेटेड। आप यहाँ पे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को देख सकते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, एंड सी इज वेरी ग्राउंडेड लेडी, काफी ग्राउंडेड लेडी है। इंडिया के ट्राइबल फैमिली से, ट्राइबल बैकग्राउंड से निकलकर इंडिया के हेड ऑफ स्टेट बनना, फर्स्ट लेडी बनना, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बनना, ये अपने आप में एक
अचीवमेंट है, और ये दिखाता है कि हमारा प्यारा भारत, हमारे इंडिया में आपकी उड़ान लिमिटेड नहीं। कुछ लोग आपकी उड़ान को लिमिट करने की कोशिश करेंगे, आपको ऊपर नहीं बढ़ने देंगे, बट याद रखना कि अगर एक ट्राइबल लेडी इंडिया के और अननोन फैमिली से, कोई इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, ये उड़ीसा रैरंगपुर से है ना, उड़ीसा में एक प्लेस है रैरंगपुर, एक मेरी दोस्त भी है रैरंगपुर से, नाउ से इज इन उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो रैरंगपुर उड़ीसा, यहां से निकलकर ये आज इंडिया की प्रेसिडेंट बनी है, एक ट्राइबल वीमेन। कई पर्सनल इन्होंने चैलेंजेस झेले, इनके हस्बैंड की डेथ हो जाना, बेटे की डेथ हो जाना, कई चैलेंजेस इन्होंने झेले, लेकिन आज राष्ट्रपति की पोजीशन पर और डिग्निटी के साथ ऐसा फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, हम बात कर रहे हैं कला उत्सव की। कला उत्सव वैसे स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, बट यहाँ पे कला उत्सव थोड़ा डिफरेंट है। ये एक रेसिडेंस प्रोग्राम है। ये जो हॉल आप देख रहे हो ना, ये हॉल है राष्ट्रपति भवन का। राष्ट्रपति भवन कहां पर है? ये राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन है हमारा कहां? न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली है ना राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन को ओपन भी किया जाता है। राष्ट्रपति भवन के गार्डन को आप देख सकते हो, फरवरी के टाइम में अराउंड रिपब्लिक डे परेड कंप्लीट होने के बाद राष्ट्रपति भवन के गार्डन को 1 वीक 2 वीक के लिए ओपन किया जाता है कि आप घूमने जा सकते हो। बड़ा अच्छा व्यू होता है, बड़ा अच्छा गार्डन है। ठीक है, तो ये 10 डे रेसिडेंसी प्रोग्राम है। ये वाला कला उत्सव ना स्कूल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, ये आर्टिस्ट हैं, ये हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट है। ये 10 डे रेसिडेंसी प्रोग्राम है, मतलब ये जो आर्टिस्ट है हमारे, वही राष्ट्रपति भवन में रहेंगे और अलग अलग आर्ट जो कि इंडिया के ट्राइबल फोक आर्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उससे वो उसको शोकेस करेंगे राष्ट्रपति महोदया के सामने। ये है कला उत्सव रेसिडेंस प्रोग्राम एट राष्ट्रपति भवन, याद रखिएगा इसको। यहां पर राष्ट्रपति किन आर्टिस्ट से मिल रही है? सोहराई आर्ट, जो कि झारखंड से रिलेटेड है। सोहराई आर्ट पढ़ते हैं अब हम सोहराई आर्ट के बारे में। सोहराई आर्ट क्या हो गया भैया? तो पहला स्टेटमेंट क्या? दैट सोहराई आर्ट इज एन इंडिजिनियस आर्ट टू झारखंड, पार्टिकुलरली द हजारीबाग रीजन। झारखंड के हजारीबाग रीजन से रिलेटेड है, इंडिजिनियस है मतलब ओरिजिनली वहां को बिलोंग करता है। सही। द टर्म सोहराई derives from the word sorrow, which means to drive away with a stick. Again correct. एक ट्राइबल वर्ड सोरो, इसका मीनिंग होता है कि स्टिक से ड्राइव अवे करना, नेगेटिव एनर्जी को हटाना, ड्रॉ करना, इसको बोलते हैं सोहराई। एक्चुअली ना बिहार झारखंड में ये वर्ड सिर्फ ट्राइबल नहीं, बाकी लोग भी बोलते हैं सोहराना। सोहराना नाम का भी एक टर्म है कि मतलब एक स्टिक लेके ऐसे ऐसे, मतलब आपकी पीठ पर ऐसे ऐसे रब किया जा रहा है, सोहराया जा रहा है। मतलब वो कभी कभी ईचिंग होती है ना, तो हल्का वैसे कर देने से ईचिंग खत्म हो गई। ये भी एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, राइट। सो सोरो का एक मीनिंग हो गया, यहाँ पर रब करना भी होता है। यहाँ क्या मीनिंग हो गया? टू ड्राइव अवे विथ अ स्टिक। सोहराई स्टिक के थ्रू पेंटिंग भी की जाएगी। सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। ट्रेडिशनली सोहराई पेंटिंग्स आर प्रैक्टिस्ड बाय विमेन ऑफ संथाल एंड अदर ट्राइब्स। करेक्ट है जी। विमेन ऑफ संथाल कम्युनिटी, संथाल एक ट्राइब है जो कि आपको बिहार और झारखंड रीजन में मिलता है। बिहार झारखंड के अलावा उड़ीसा छत्तीसगढ़ में भी मिल सकते हैं। इस रीजन के कम्युनिटी, इस रीजन के ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है और बाकी ट्राइबल कम्युनिटी के विमेन स्पेशली सोहराई पेंटिंग को करती हैं। सो ऑल द 3 स्टेटमेंट्स 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट। आप यहाँ पे पेंटिंग देख सकते हो किस तरह से ये ट्राइबल पेंटिंग की गई है, विद द हेल्प ऑफ स्टिक। मतलब जो हमारी पेंटिंग होगी वो स्टिक के हेल्प से होगी। पढ़िएगा, स्टिक से मुझे और क्या याद आ गया? कलमकारी पेंटिंग याद आ गई। आप मुझे कलमकारी पेंटिंग के बारे में पढ़कर ब्रीफ में बताओगे, एनसीईआरटी के बुक्स में भी प्रेजेंट कलमकारी। थोड़ा इस पे ध्यान देना, कलमकारी पर तो समझ में आ जाएगा वर्ड को देखकर ही। चलिए जी, तो झारखंड में प्रैक्टिस किया जाता है सोरो रीजन। ये ना प्री हिस्टोरिक पेंटिंग का से भी रिलेटेड होता है कि मेजो चैल्कोलिथिक पीरियड में इस पेंटिंग को भी प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड में, मेजोलिथिक चैल्कोलिथिक टाइम से चला आ रहा है। इसको रॉक शेल्टर, जो कि बरका गांव यही झारखंड में पड़ता है, यहां पर मेजोलिथिक इरा के हमें कई एग्जांपल्स मिले हैं। दिस इज शोइंग कि मेजोलिथिक इरा जो पहले इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से शुरू हुआ ना, इंडिया के सेंट्रल पार्ट से शुरू हुआ, धीरे धीरे वो झारखंड वाले रीजन में भी स्प्रेड हो रहा था। दैट्स वाई इसको रॉक शेल्टर विच बिलोंग्स टू झारखंड, वहां पे हमें मेजोलिथिक पेंटिंग्स के एग्जाम्पल, सोहराई पेंटिंग के एग्जाम्पल्स भी दिखते हैं। ठीक है, यूजुअली विमेन इसको प्रैक्टिस करती हैं। कौन सी कम्युनिटी की विमेन प्रैक्टिस करती हैं? तो संथाल कम्युनिटी तो हमने देखा ही। संथाल के अलावा मुंडा, ओरांव, अगरिया, कुर्मी, घटवाल, ये ट्राइब्स के विमेन भी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ रीजन में है।
मटेरियल्स का यूज किया जाएगा तो ट्राइब्स है ना, तो नेचुरल मटेरियल ही यूज करेंगे, चारकोल यूज करेंगे, क्ले यूज करेंगे, सॉइल यूज करेंगे। नेचुरल सरफेस में फॉरेस्ट, रिवर्स, थीम, इन सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा। एंड एक और चीज याद रखिए, जीआई टैग भी मिला है 2020 में फॉर सोहराई कोहबर पेंटिंग। कोहबर का मतलब क्या होता है? कोहबर बिहार झारखंड के रीजन में क्या बोला जाता है कि जब न्यूली वेड कपल्स होते हैं तो इन न्यूली वेड कपल के इनका जो शयन कक्ष होता है, मतलब जो बेडरूम होता है, उसकी दीवार को, उसकी वॉल पे ना पेंटिंग की जाती है, न्यूली वेड कपल के वॉल पर। इसको कोहबर बोला जाता है, कोहबर, घर का अंदरूनी हिस्सा। तो सोहराई जो कि पेंटिंग जो घर के अंदर की जाती थी, इसको जीआई टैग भी मिला कब? 2020 में। बाय द वे ये घर के अंदर घर के बाहर दोनों तरह किया जाएगा, बट घर में किए जाने वाले सोहराई कोबर पेंटिंग को जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर परिवार सहायता योजना। वीर परिवार सहायता योजना मतलब हमारे आर्म फोर्सेस के फैमिली को सहायता दी जा रही है। कैसी सहायता दी जा रही है गाइस? तो सहायता है लीगल सर्विस का, नालसा के थ्रू। व्हाट इज नालसा? नाउ आई विल एक्सप्लेन। अभी हम देखेंगे नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या है। इसके थ्रू इनको लीगल एड देना, लीगल सहायता देना हमारे डिफेंस पर्सनल की फैमिली को, इसी को वीर सहायता योजना बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है वीर सहायता योजना। पहला स्टेटमेंट क्या है? द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी टू प्रोवाइड लीगल असिस्टेंस, लीगल एड टू डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन एंड देयर फैमिली। यस, करेक्ट। इसलिए तो वीर परिवार सहायता योजना नाम है। It establishes legal clinics exclusively at military bases and cantonments with no presence at civilian सैनिक बोर्ड। ऐसा कैसे होगा? मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री कैंटोनमेंट के बाहर भी सिविलियन सैनिक बोर्ड में भी तो हमारे सैनिक की फैमिली रहती है, तो वहां पर भी प्रेजेंस होना चाहिए ना। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड क्या है? द असिस्टेंस कवर्स लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल एंड फैमिली मैटर्स, सर्विस रिलेटेड मैटर्स, यूटिलिटी एंड सिविल ग्रीवेंसेस। यस, इन सारे मैटर्स में से रिलेटेड लीगल एड आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं अगर आप मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपकी फैमिली डिफेंस सर्विसेज में है तो। ओके, चलिए ये डिटेल्स तो हमें मालूम हो गया। सो नालसा के अकॉर्डिंग वीर सहायता परिवार योजना एक्स सर्विसमैन के लिए भी है ना, अगर आपके फैमिली पहले आर्म फोर्सेस में थी तब भी आपको सपोर्ट दिया जाएगा। लीगल क्लिनिक सेटअप किए जाएंगे जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। वेलफेयर लीगल इंटीग्रेशन होगा, सैनिक बोर्ड्स में भी आपको लीगल सर्विसेज मिलेंगे। लीगल असिस्टेंस कैसा? तो वही जो हमने अभी बात किया कि लैंड एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हो गया, सर्विस रिलेटेड एंटाइटलमेंट डिस्प्यूट, मतलब कोर्ट मार्शल यहाँ पे नहीं होगा, कोर्ट मार्शल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स हैं। एंटाइटलमेंट्स की सर्विस में मुझे ये बेनिफिट नहीं मिला, उससे रिलेटेड आप पहुंच गए वीर सहायता परिवार योजना के लिए कि साहब हमारे जो वीर हैं, हमारे जो डिफेंस पर्सनल है, हमारी फैमिली के लोग तो डिफेंस में है, बट हमें उनसे रिलेटेड कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, आप वीर सहायता परिवार योजना का लाभ उठा सकते हो। तो इन सब चीजों के लिए आप वीर सहायता परिवार योजना से रिलेटेड लीगल एड की फैसिलिटी, फ्री लीगल एड की फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग? नालसा के अकॉर्डिंग। अब नालसा की बात करें तो नालसा एक स्टैच्यूअरी नेचर की बॉडी है जो कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिशमेंट होता है 1995। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मेशन होता है और 1995 से एग्जिस्टेंस में आ जाता है। स्टैच्यूअरी बॉडी हो गई, याद रखिएगा, एज पर दिस एक्ट। इसका मैंडेट होगा इंश्योरिंग फ्री कॉम्पिटेंट लीगल एड टू सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शन। मतलब यहां से सिविलियंस को भी, नालसा के अकॉर्डिंग सिविलियंस को भी जो कि इकोनॉमिकली या सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है, उनको फ्री लीगल एड दिया जाएगा। और वीर सहायता जो कि नालसा का एक स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफेंस पर्सनल की फैमिली को लीगल एड देने का काम करेंगे। ठीक, पैट्रन ऑन चीफ की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके पैट्रन ऑन चीफ हैं एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन सीनियर सुप्रीम कोर्ट जज को बनाया जाता है। कोर फंक्शन हो गया लिटरेरी कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करना, लीगल से रिलेटेड, लोक अदालत, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑर्गेनाइज करना, सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स में लीगल एड देना, ये सारी इनके डिफरेंट फंक्शंस हो जाते हैं। फ्री लीगल एड का ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 39A ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी पढ़िएगा। इंडियन पॉलिटी की क्लासेस में आशीर्वाद सर आपको बताएंगे, बट यहाँ पे याद रखिएगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39A के अकॉर्डिंग, जो कि 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था। 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, इसके थ्रू ऐड किया गया लीगल सर्विस, फ्री लीगल एड।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख ही सकते हो लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट हो गया, सेक्शन 341 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हो गया। ये सब इसके प्रोविजंस हैं जिस प्रोविजन से नालसा को बैक किया जाता है, नालसा के एग्जिस्टेंस को। अब कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर आते हैं। कल मैंने जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो दिया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, इट हैज 15 मेंबर्स एंड ईच मेंबर हैज 1 वोट। एकदम करेक्ट है कि इसमें 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर मतलब 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए, परमानेंट मेंबर्स हो गए 5। कौन कौन से परमानेंट मेंबर्स, तो यूके हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, और कौन सा हो गया हमारा नॉट सो प्यारा पड़ोसी चाइना। और उसके बाद 10 मेंबर्स जो कि रोटेशन के बेसिस पे आते जाएंगे। सबका अपना एक एक वोट होता है। हालांकि इनके पास वीटो पावर्स भी है, जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं दे हैव वीटो पावर्स एज वेल। ठीक है। ईच प्रेसिडेंट शेल होल्ड ऑफिस फॉर 1 कैलेंडर मंथ। हर प्रेसिडेंट जो होता है वो 1 कैलेंडर मंथ के लिए ऑफिस होल्ड करता है। ठीक, करेक्ट। द प्रेसिडेंसी ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शेल बी हेल्ड इन टर्न बाय द मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल shall be held by the members of the security council in English alphabetical order of their names। मतलब ये जो नेशंस हैं, इन नेशंस के इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग, जैसे अब इंडिया हो गया, अब इंडिया है और यूएसए, तो इंडिया अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले इंडिया 1 महीने के लिए प्रेसिडेंसी होल्ड करेगा, फिर उसके बाद ये चेंज होते हुए धीरे धीरे यू पर आएगा, फिर यूएसए होल्ड करेगा, फिर चेंज होते हुए धीरे धीरे आई पर आएगा। तो इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये प्रेसिडेंसी चेंज होती रहती है। ये सब बेसिक डिटेल्स हो गए, प्रीलिम्स में काम आते हैं। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो वर्ल्ड मैप बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन था, डरफूर रीजन या डरफर रीजन। डरफर रीजन किस रीजन में लोकेटेड है? इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्यों नन ऑफ द एबव? कि एक्चुअली में कहां पे लोकेटेड है? सूडान। ये रहा, ये देखो डरफूर रीजन, ये डरफूर रीजन है और ये आपका सूडान वाला रीजन हो गया। ठीक ना, याद रखिएगा। नन ऑफ द एबव क्यों? क्योंकि सूडान यहां मेंशन नहीं था। अब डरफूर रीजन की बाउंड्री देख लीजिए, यहां पर चैड, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, मतलब सूडान के साउथ वेस्टर्न पार्ट में डरफूर जो है वो साउथ वेस्टर्न पार्ट में पड़ रहा है, डरफूर रीजन सूडान, है ना। ये मैप का पर्पस हुआ, ऐसे मैप से याद रखेंगे डरफूर रीजन। अच्छा, बाय द वे व्हाई दिस इज इन न्यूज, न्यूज में क्यों है डरफूर रीजन? पढ़ो ये, बताओ व्हाई दिस इज इन न्यूज। देन आपके लिए आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड। ये एनवायरमेंट की क्लासेस में भी मेंशन होते हैं और न्यूज में भी फिर से मेंशन थे, इसलिए ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से रिलेटेड ये स्टेटमेंट। एंड यहां ध्यान देना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने में बोल रहा हूं, करेक्ट नहीं ढूंढने लग जाना। दूसरा है प्रसाद टा मुएन थोम, एन एंशिएंट टेंपल विच इज इन न्यूज। कहां पर है, किन बॉर्डर पर है? प्रसाद टा मुएन थोम। डिस्कस करेंगे फिर हम इसको। ये आज के प्री सिक्योर का पार्ट था, इसे अच्छे से रिवाइज करो। मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको कंपाइलेशन विद इन 1 वीक अवेलेबल हो जाएगा। रेगुलर रिवीजन करते जाइएगा ना। कल भी स्टूडेंट्स जो क्लास में पूछ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स कैसे रिवाइज करें, तो रेगुलर रिवीजन से आप वीकली इंटरवल पे रिवाइज कर सकते हो, और मंथ में तो पक्का रिवाइज करना ही है पुराने मंथ का। मंथ में 2 बार रिवाइज कर लो पुराने मंथ का, देखो करंट अफेयर्स में याद रहेगा, बाकी जो हमारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स उनके अकॉर्डिंग। ओके, सो स्टडी वेल, रिवाइज वेल, टेक केयर, जय हिंद।